नमस्ते। चलिए आज के इस खास विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस ऐतिहासिक महाकाव्य की कहानी को समझने वाले हैं जिसने भारत की नींव रखी। ये सिर्फ कुछ पन्नों का पुलिंदा नहीं है, एक बेहद ही शानदार कहानी है। और आज इन अद्भुत तस्वीरों और एक बेहतरीन कहानी के अंदाज के जरिए हम उसी जादू को फिर से महसूस करेंगे जिसने आधुनिक भारत को आकार दिया है। अब इस महाकाव्य में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी देश को शून्य से बनाना पड़े, और वो भी बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी मार्गदर्शक ढांचे के। कोई भी देश पल भर में एक बहुत ही भयानक और अराजक स्थिति में पहुंच सकता है। सच कहूं तो नियमों के बिना एक समाज की कल्पना करना भी डरावना लगता है। सीधी सी बात है, बिना नियमों के समाज में सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलती है। कोई कानून का शासन नहीं, आपके और हमारे अधिकारों की कोई सुरक्षा नहीं, और हर तरफ राजनीतिक अस्थिरता। ये एक ऐसा शून्य है जहां सरकार की ना तो कोई संरचना बचती है और ना ही कोई जवाबदेही। पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। और इसी महाविनाश से हमें बचाने के लिए हमारे सामने आए हमारे गणतंत्र के वास्तुकार। इस भयानक अराजकता को रोककर एक नई व्यवस्था लाने के लिए शानदार नायकों का एक समूह आगे आया। इनमें सबसे आगे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने जाति व्यवस्था के अपार संघर्षों को मात दी और संविधान का मसौदा तैयार करने की कमान संभाली। और उनका साथ दिया हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से 565 से अधिक रियासतों को एक ही धागे में पिरोकर भारत को एकजुट किया। है ना एकदम अद्भुत। डॉक्टर अंबेडकर का विजन बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि न्याय का तराजू एकदम संतुलित होना चाहिए, खासकर उन समूहों के लिए जो हमेशा हाशिए पर रहे हैं। उन्होंने मौलिक अधिकारों को एक ऐसी मजबूत ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जो अल्पसंख्यकों को किसी भी तरह के सामाजिक अन्याय से बचा सके, और यहीं से एक आधुनिक और सबको साथ लेकर चलने वाले समाज की नींव पड़ी। अब विचार और दर्शन तो तय हो गए, लेकिन इस मास्टरपीस को असलियत में ढालना एक अविश्वसनीय रूप से कड़ी मेहनत वाला काम था। मतलब जरा इस पर गौर कीजिए। संविधान सभा ने इस विशाल दस्तावेज के एक एक शब्द को तौलने और उसे आकार देने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगा दिए। दिन रात की ये मेहनत वाकई अचंभित करने वाली है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे मूल संविधान को टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने पूरे 6 महीने तक बेहद खूबसूरत इटैलिक कैलीग्राफी में अपने हाथों से लिखा था। और पता है, उन्होंने इसके लिए एक भी पैसा लेने से मना कर दिया था। बस उनकी एक ही शर्त थी कि हर पन्ने पर उनका नाम हो। इसके साथ ही इन पन्नों के किनारों को महान कलाकार नंदलाल बोस ने अपनी अद्भुत चित्रकारी से एकदम जीवंत कर दिया। और इन्हीं पन्नों के साथ ही एक नए गणतंत्र का उदय होने वाला था। दिसंबर 1946 की पहली सभा से शुरू हुआ ये सफर एक बहुत ही शानदार मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। 26 नवंबर 1949 का वो दिन जब इस दस्तावेज को अपनाया जा रहा था। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, जिसे एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया। और फिर 26 जनवरी 1950 को आखिरकार इस नए गणतंत्र ने अपनी पहली सांस ली। आज भी इसकी मूल प्रतियां हीलियम से भरे बक्सों में पूरी तरह सुरक्षित हैं। 1950 की उस सर्द जनवरी की सुबह को इरविन एम्फी थिएटर में 3000 सशस्त्र बलों ने मार्च किया और 31 तोपों की सलामी गूंज उठी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने परेड का निरीक्षण किया। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, ये दुनिया के सामने भारतीय संप्रभुता का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रदर्शन था। हमने ब्रिटिश राज से उस सैन्य परेड की परंपरा को पूरी शक्ति के साथ वापस छीन लिया था। लेकिन देखिए, कोई भी देश सिर्फ अपनी सैन्य ताकत और परेडों से महान नहीं बनता। वो बनता है अपने दिल और आत्मा से। और वो आत्मा बसती है हमारे मौलिक अधिकारों में। संविधान के भाग 3 ने हमारे लिए एक ऐसी सुरक्षात्मक ढाल तैयार की जिसे कोई भेद नहीं सकता। ये वो अधिकार हैं जो हमें कानून के सामने बराबरी का एहसास दिलाते हैं, हमारी सांस्कृतिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और पूरे देश में किसी भी तरह की मनमानी को रोकते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने खुद संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि यह हमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की गारंटी देता है। मतलब, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो ये एकलौता अनुच्छेद आपको सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब आप शायद सोचें कि 1950 में जो लिखा गया वो आज कैसे प्रासंगिक है। खैर, वो इसलिए क्योंकि ये एक जीवंत दस्तावेज है। इसकी कहानी 1950 में खत्म नहीं होती।
हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर या सिर्फ कठोर कानूनी नियमों का पुलिंदा नहीं है। यह समय के साथ विकसित होता है। आज के इस डिजिटल युग में भी EFIR और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग जैसे नए कानूनों को यही संविधान रास्ता दिखाता है। ये लगातार हमारे आधुनिक न्यायतंत्र को आकार दे रहा है। अगर हम इसके विकासवादी मील के पत्थरों को देखें तो ये एक निरंतर चलने वाली सामाजिक क्रांति है। अस्पृश्यता जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने से लेकर जीवन के अधिकार को इतना विस्तृत करने तक कि उसमें एक स्वच्छ पर्यावरण, त्वरित सुनवाई और हमारी निजता यानी प्राइवेसी का अधिकार भी शामिल हो जाए। ये दस्तावेज हमारी ज़रूरतों के हिसाब से अपने पंख फैलाता है। पर इन सब महान उपलब्धियों के बीच डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही गंभीर और स्पष्ट चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में अंधी श्रद्धा या नायक पूजा सीधे पतन और तानाशाही का रास्ता है। उन्होंने आगाह किया था कि हमें समाज में मौजूद असमानता के इन विरोधाभासों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, वरना हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। तो जैसे जैसे इस महान गणतंत्र की कहानी आज हमारे सामने आगे बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। आज की और आने वाली पीढ़ियां इस संवैधानिक नैतिकता को कैसे बनाए रखेंगी? असमानता और राजनीतिक अंधभक्ति जैसी ताकतों के खिलाफ हम इस महाकाव्य की रक्षा कैसे करेंगे? यह जादुई दस्तावेज अब हमारे हाथों में है और इसकी आत्मा को जिंदा रखना अब हम सब की जिम्मेदारी है।